हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर सॉल्यूशन या विलयन चैप्टर उठाया था। वहाँ पर हमने विलयन की परिभाषा यानी विलयन किसे कहते हैं, साथ ही देखा था विलयन विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। उसके बाद हमने विलयन की सांद्रता के बारे में बात की थी और सांद्रता की 3 इकाइयाँ देखी थी। आज हमारे पास में टॉपिक है विलेयता। विलेयता का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझें। विलेयता का अर्थ है कि जब हम किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक के अंदर मिश्रित करते हैं या उसका समांगी मिश्रण बनाने का प्रयास करते हैं तो वो विलेय पदार्थ उस विलायक के साथ सही तरीके से मिल पाता है या नहीं, सही तरीके से विलेय हो पाता है या नहीं, या किस हद तक विलेय होता है, उसकी यह क्षमता या घटना ही विलेयता के रूप में जानी जाती है। अब नेक्स्ट पहली चीज हम देखेंगे जो होगी यहाँ विलेयता के अंदर, ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता। यानी यहां पर विलेय पदार्थ जो है हमारा ठोस पदार्थ है, यानी ठोस अवस्था के अंदर है, और इस ठोस को हम विलायक जो कि हमारे पास में द्रव अवस्था में होगा उसमें विलेय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठोस पदार्थ किसी द्रव में कितना विलेय होता है या नहीं हो पाता, या उस विलेय होने का कारण क्या है, इन सब चीजों को हम यहां पर देखेंगे। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जल के अंदर बहुत ही सरलता से विलेय हो जाते हैं। यानी ऐसा कोई भी आयनिक पदार्थ नहीं है जो जल में विलेय ना हो पाए। जल एक ध्रुवीय विलायक है, जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो जल में आसानी से विलेय हो जाते हैं। इसका कारण उन आयनिक यौगिकों की उच्च जल योजन ऊर्जा है। यानी आयनिक यौगिकों की जल योजन ऊर्जा का मान उनकी जालक ऊर्जा की तुलना में काफी उच्च होता है, इसलिए वो पानी के अंदर या जल के अंदर बहुत ही आसानी से विलेय हो जाते हैं। और इसी बात से हमारे सामने दो नए टॉपिक आ जाते हैं। एक आता है जालक ऊर्जा और दूसरा आता है जल योजन ऊर्जा। इन टॉपिक्स के बारे में आपने छोटी क्लास में यानी 9th के अंदर पढ़ा होगा। इसके अलावा हमने 11th क्लास का थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी चैप्टर में भी अध्ययन किया है। फिर भी यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर एक बार वापस देखते हैं। पहला आता है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी एक मोल ठोस क्रिस्टलीय आयनिक पदार्थ को उसके सभी आयनों में तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। यानी ऊर्जा की वह मात्रा जो एक मोल ठोस आयनिक पदार्थ को उसके सभी आयनों में तोड़ने के लिए पर्याप्त हो, उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। इसी तरह से आती है जल योजन ऊर्जा। अब यहां देखें, जल लगा हुआ है यहां पर, तो जब किसी पदार्थ को जल में विलेय किया जाता है तो उस पदार्थ के आयनों के चारों ओर या उस पदार्थ के चारों ओर जल के अणु आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त हुई भी यह ऊर्जा ही जल योजन ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। अब यहां विलेयता से कैसे डिपेंड कर रहा है वो ये संबंध से देखेंगे। अगर किसी पदार्थ के लिए, किसी ठोस आयनिक पदार्थ के लिए जालक ऊर्जा का मान यदि उसकी जल योजन ऊर्जा से ज्यादा है तो उस केस के अंदर जल योजन ऊर्जा से इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि उसके जालक को तोड़ सके और उसे आयनों में विभक्त कर पाए। और अगर कोई पदार्थ आयनों में टूटेगा नहीं तो वो जल में विलेय भी नहीं हो पाएगा, वो एक क्रिस्टल के रूप में बना रह जाएगा। इसलिए अगर जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से ज्यादा है तो पदार्थ जो है जल के अंदर अविलेय रहेगा। इसी तरह से अगर जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से कम है, यानी जल योजन ऊर्जा का मान काफी ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा ऊर्जा उसकी जालक को तोड़कर उसके आयनों में विभक्त करने के लिए पर्याप्त होगी। यानी आयनिक क्रिस्टलीय पदार्थ अपने आयनों में टूट जाएगा और टूटते ही उसके चारों ओर जल जुड़ जाएगा, यानी उस विलायक के अंदर यानी जल के अंदर वो पूरी तरह से विलेय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से कम हो या जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा हो तो पदार्थ उसके अंदर विलेय हो जाएगा। कहां पर? यहां पर जल के बारे में बात करें तो वो पदार्थ जो है जल के अंदर विलेय हो जाएगा। इसी के साथ में विलेय होने की प्रक्रिया या प्रक्रम के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार का हो सकता है। देखें, पहला आता है ऊष्मा शोषी, दूसरा आता है ऊष्माक्षेपी। इन प्रक्रमों के बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम या प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वातावरण से
ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, जबकि ऊष्माक्षेपी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर वातावरण को ऊष्मा प्रदान की जाती है, उत्सर्जित की जाती है। अब अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो टेम्परेचर की डिमांड है, उसके अंदर अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ की विलेयता भी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से KCl, KNO3, Na2SO4 जैसे आयनिक यौगिकों को विलय करने के लिए उस प्रक्रिया के अंदर, विलय होने की प्रक्रिया के अंदर ताप को बढ़ाते हैं तो इनकी विलेयता बढ़ जाती है। जबकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी, जैसे NaOH है, लिथियम सल्फेट है आदि। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पर दो कारक हैं, एक आता है विलेय ठोस पदार्थ और विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप। पहला देखते हैं। जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वो हमेशा ध्रुवीय विलायक के अंदर आसानी से विलय हो जाएंगे, जैसे NaCl, KCl वगैरह जितने भी आयनिक यौगिक हैं ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल के अंदर आसानी से विलय हो जाते हैं। इसी तरह से अध्रुवीय ठोस जो होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में ही विलय होंगे, जैसे आयोडीन है या सल्फर है, ये जल में तो विलय नहीं होंगे लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर विलय हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ताप। ताप के अंदर हमने साम्य चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था लाशातेलिय नियम। तो यहाँ लाशातेलिय नियम के हिसाब के वजह से ताप में अगर वृद्धि करते हैं तो सेम वही चीज, अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। लेकिन यहां पर हमें एक अपवाद भी ध्यान में रखना है, जो है ग्लूबर लवण, जो है सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट रूप Na2SO4.10H2O, इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ती है, लेकिन और ज्यादा ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घट जाती है, क्योंकि ज्यादा ताप पर ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।